पापा मुझे नहीं चाहिए। नहीं मम्मी, मैंने सुना है सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। अगर आपने शादी की तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अरे लेकिन बेटा, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? कल तक तो तुम नई माँ के लिए बहुत खुश थे। नहीं, कल तक मुझे पता नहीं था, आज मेरी समझ में आ गया है। ये कहानी है सौतेली माँ। अचानक से आधी रात के पहर गुलाबी की आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे मुन्ना और छोटी वहाँ नहीं हैं। हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ होंगे? आखिर कौन उठा कर ले गया मेरे बच्चों को? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे बच्चे मुझसे बिना बोले कहीं चले गए हो। गुलाबी अपने बाड़े से बाहर आकर देखती है कि बच्चे कहीं भी नहीं हैं और चारों तरफ भेड़ियों की और जंगली जानवरों की भयानक आवाजें आ रही होती हैं। भगवान, जंगली जानवरों से मेरे बच्चों की रक्षा करना। लेकिन तभी गुलाबी को जंगल की एक बुजुर्ग हिरनी मिलती है। गुलाबी, आधी रात को तुम कहाँ जा रही हो? हिरनी माँ, न जाने मेरी छोटी और मुन्ना को कौन उठा कर ले गया। मुझे बहुत चिंता हो रही है उन दोनों की। गुलाबी, जंगल में ढूंढने से पहले मुझे लगता है तुम्हें उस बदमाश बल्लू के घर बच्चों को तलाशना चाहिए। हाँ हिरनी माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दरअसल कुछ समय पहले गुलाबी के पति की मौत हो गई थी। विधवा गुलाबी पर अब 2 बच्चों का बोझ आ गया था। गुलाबी देखने में बहुत ही सुंदर थी, इस वजह से उसका एक पड़ोसी बकरा बल्लू, जिसकी गुलाबी पर गंदी नजर थी, वो अक्सर उसे जाकर परेशान किया करता और कहता कि वो उसे शादी कर ले। लेकिन गुलाबी को बल्लू बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बल्लू की ये हरकतें जंगल में रहने वाले बाकी वन्य जीवों को भी पसंद नहीं थी। अरे, इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? रुको भाई, खोलता हूँ। अरे गुलाबी, तुम, कहीं मैं नींद में तो कोई सपना नहीं देख रहा हूँ? कहीं मैं नींद में कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तुम मेरे घर कैसे आ गई मेरी जान? देखो बल्लू, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अपनी बकवास बंद करो और जल्दी बताओ मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे क्या पता तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? देखो बल्लू, गुलाबी पहले ही बहुत परेशान है, उसे इतना परेशान मत करो। अगर तुमने उसके बच्चों को उठाया है तो बता दो, नहीं तो तुम्हें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखो गुलाबी, मैंने तुम्हारे बच्चों को तो नहीं उठाया है, लेकिन एक शर्त है। तुम अकेली बेसहारा बच्चों को कहाँ ढूंढोगे? अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो मैं तुम्हारे बच्चों को ढूंढ सकता हूँ। बल्लू, तुम मेरी इज्जत का सौदा मेरे बच्चों के बदले करना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं खुद अकेले अपने बच्चों को ढूंढ सकती हूँ। गुलाबी हिम्मत नहीं हारती है और बिना किसी का सहारा लिए पूरे जंगल में रात को बच्चों को ढूंढती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो चुकी थी। सुबह गुलाबी को एक जगह अपने दोनों बच्चे दिखाई देते हैं। गुलाबी के बच्चों के साथ एक और बच्चा खेल रहा था। मम्मी, मम्मी तुम आ गई? ओ बच्चों, मेरे गले लग जाओ, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? आइंदा ऐसा मजाक कभी मत करना। आप बच्चों को मत डांटिए, इनकी कोई गलती नहीं है। ये तो रात को मेरे बेटे के साथ खेलने आए थे। बच्चे वापस आना चाहते थे, लेकिन जंगली जानवरों के डर से मैंने उन्हें वापस नहीं आने दिया। मुन्ना, तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी है ना? काश मेरी भी माँ होती। अरे बेटा, ऐसा न कहो, आओ मेरे गले लग जाओ। गुलाब जी, चुलबुल की माँ के जाने के बाद मैंने उसे बहुत प्यार देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं उसे माँ जैसा प्यार तो दे नहीं पाया। अक्सर अपनी माँ को वो याद करके रोता है। और मेरे बच्चे अक्सर अपने पापा को याद करके रोते ही रहते हैं। गुलाबी जी, मुझे माफ करना, मेरा मकसद आपको दुखी करना नहीं था। कोई बात नहीं कलवा जी। बच्चों, चलो अब घर चलते हैं। गुलाबी जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो हमारे बच्चों को आपस में खेलना बहुत अच्छा लगता है। आप रोजाना उन्हें चुलबुल के साथ खेलने के लिए भेज दीजिए, और आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहना, मैं आपके बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगा। जी जरूर। गुलाबी बच्चों को लेकर घर आ जाती है
अब रोज गुलाबी अपने बच्चों को कलवा के बेटे चुलबुल के साथ खेलने लाती है। बच्चे भी एक दूसरे के साथ खेल खेल कर बहुत खुश होते हैं। कलवा बहुत समझदार और जिम्मेदार बकरा था। रंग रूप से वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन समझदारी उसमें कूट कूट कर भरी थी। जब बच्चे आपस में खेलते तब कलवा और गुलाबी भी आपस में बैठकर बातें करते थे। बच्चों के साथ अब गुलाबी और कलवा भी एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल जाते हैं और मन ही मन एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं। फिर एक दिन कलवा गुलाबी से पूछता है, गुलाबी जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे बात कहूँ। मेरे चुलबुल की माँ नहीं है और आपके बच्चों का पिता नहीं है। अगर हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें तो मेरे बच्चों को माँ और आपके बच्चों को पिता मिल जाएगा। कलवा के मुंह से गुलाबी ये बात सुनकर खुश होकर शर्मा जाती है, लेकिन कलवा को कोई जवाब नहीं देती है। वो सोच रही थी कि दूसरी शादी करेगी तो समाज उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करेगा। रात को दोनों बच्चों को सुलाकर वो कलवा के बारे में ही सोच रही थी कि तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। बल्लू, तुम यहाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती आधी रात को मेरे दरवाजा खटखटाते हुए? गुलाबी, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक बार शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा मेरी जान रानी, मान जाना। चला जा यहाँ से, नहीं तो आज डंडे से तेरी बहुत पिटाई करूंगी मैं। तुम मुझे बहुत बेइज्जत कर रही हो। याद रखना, एक दिन इस बात का बदला मैं जरूर लूंगा। अब मुझे समाज की लाज शर्म को दूर करके कलवा जी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पिता बन सकते हैं, साथ ही मेरी और मेरे बच्चों की हिफाजत भी कर सकते हैं। अगले दिन गुलाबी कलवा से शादी की बात करती है। कलवा सुनकर तो बहुत खुश हो जाता है और तीनों बच्चों के साथ साथ सभी वन्य जीव भी दोनों के लिए खुश होते हैं। चुलबुल, अब मुझे पापा मिल गए और तुम्हें मम्मी। लेकिन जब ये बात बल्लू को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है। उस कलवा में ऐसा क्या देखा गुलाबी ने जो मुझ में नहीं है? गुलाबी, मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। बल्लू चुलबुल के पास आता है और उसे भड़काता हुआ कहता है, बेटा चुलबुल, चॉकलेट खाओगे? ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ, इसी जंगल में रहता हूँ। ये चॉकलेट खा लो। सुना है तुम्हारे पापा दूसरी शादी करने जा रहे हैं, तुम्हारे लिए नई माँ लेकर आ रहे हैं। हाँ चाचा, मेरी नई माँ आने वाली है ना, वो बहुत अच्छी है। अरे चुलबुल, बन गए ना तुम भी बेवकूफ। क्या तुम्हें पता है, गुलाबी बहुत बुरी है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर वो तुम्हारी माँ बन गई तो घर में सिर्फ उसी की चलेगी। तुम्हारे पापा तो सिर्फ उसको और उसके बच्चों को ही प्यार देंगे, तुम्हें तो भूल ही जाएंगे। तुम तो सौतेला जो है ना। कि आप क्या कह रहे हैं चाचा? अरे बेटा, सही तो कह रहा हूँ, सबको पता है सौतेली माँ सौतेली ही होती है। अरे वो कभी सगी माँ बन ही नहीं सकती। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। बल्लू की बातों का जहर सीधा चुलबुल के दिमाग में उतर गया था। पापा, मुझे नहीं चाहिए नई मम्मी। मैंने सुना है सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। अगर आपने शादी की तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अरे लेकिन बेटा, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? कल तक तो तुम नई माँ के लिए बहुत खुश थे। नहीं, कल तक मुझे पता नहीं था। आज मेरी समझ में आ गया है कि वो मुन्ना और छोटी की सगी माँ है। वो उनसे प्यार करेगी। आप भी उसी की बात सुनोगे। आप भी मुझे प्यार करना छोड़ दोगे। मैं अकेला हो जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि नई माँ आए। अच्छा, तो मतलब चुलबुल के दिल में किसी ने जहर घोल दिया है, वरना मेरा चुलबुल कभी ऐसी बातें तो करता नहीं है। कलवा सारी बात गुलाबी को आकर बताता है। गुलाबी कलवा से कहती है, आप चिंता न करें, मैं चुलबुल से बात करती हूँ। गुलाबी चुलबुल से बात करने आती है। चुलबुल गुलाबी को देखकर एकदम से मुंह फेर लेता है। चुलबुल बेटा, मानती हूँ कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता सिर्फ खून से नहीं होता, बल्कि दिल से बनता है। और दिल से बना हुआ रिश्ता खून के रिश्ते से कई ज्यादा गहरा और अटूट होता है।
गुलाबी की बात सुनकर चुलबुल आंखों में आंसू लिए गुलाबी की ओर देखता है। जानते हो बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे क्या बताया? जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से जा रही थी तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा से वादा लिया था कि उसके चुलबुल को कभी अकेला महसूस नहीं होना चाहिए। सोचो, क्या तुम्हारी माँ को अच्छा लगेगा कि तुम सारी उम्र अकेले रहो बिन माँ के? बेटा, गुलाबी बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम फिर भी नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पापा से शादी करूं, तो हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन मैं हमेशा छोटी और मुन्ना की तरह तुम्हारी माँ रहूंगी। गुलाबी की बातें सुनकर चुलबुल गुलाबी की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी हो। मुझे अब समझ में आ गया है, माँ माँ होती है, वो बिना किसी रिश्ते और बिना कीमत के भी प्यार करती है। चुलबुल मेरे बच्चे, तुमने सोच भी कैसे लिया कि शादी के बाद मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? अरे हम दोनों तुम तीनों बच्चों को बराबर प्यार देंगे। अब चुलबुल की समझ में आ गया था कि गुलाबी बहुत अच्छी है। अगले ही दिन सब वन्य जीव और तीनों बच्चों ने मिलकर गुलाबी और कलवा की शादी करवाई। वहीं जलन से भरा हुआ बल्लू उनकी शादी होता हुआ देखता रहा। फिर सभी वन्य जीव मिलकर बल्लू को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। जंगल में सभी वन्य जीवों की सभा लगती है और हाथी राजा अपना फैसला सुनाते हैं। मुझे माफ कर दो गुलाबी और कलवा, मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुमने एक मासूम बच्चे के दिल में जहर घोलने की कोशिश की है, जिसकी कोई माफी नहीं है। सजा के तौर पर तुम्हें ये जंगल हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। बल्लू को जंगल से निकाल दिया जाता है। वहीं कलवा और गुलाबी अपनी शादीशुदा जिंदगी की बहुत अच्छे से शुरुआत करते हैं और तीनों बच्चों की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। सौतेली माँ। गुलाबी जवान और खूबसूरत एक जंगली गाय थी। भरी जवानी में वो विधवा हो जाती है। पति के मरने के बाद उस पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक दिन की बात है, अचानक से आधी रात के पहर गुलाबी की आंख खुलती है और वो बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, पिंकी और मुन्ना कहाँ हैं? दोनों आधी रात को उठकर कहाँ चले गए होंगे? बच्चों के लिए परेशान गुलाबी दरवाजा खोलकर बाहर आकर देखती है। भगवान, इतना घोर अंधेरा और ऊपर से जंगली जानवरों की इतनी भयंकर आवाजें आ रही हैं। मैं बच्चों को कहाँ ढूंढूं? गुलाबी बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जंगल इतना सुनसान पड़ा था मानो जंगल में कोई जानवर रहता ही नहीं था। रात के समय इस जंगल में छोटे और कमजोर जानवर अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके बैठ जाते थे और उजाला होने तक बाहर नहीं आते थे, क्योंकि उन्हें बड़े और खूंखार जानवरों का बहुत खतरा था। लेकिन फिर भी गुलाबी अपने बच्चों की खातिर उन्हें ढूंढने निकलती है। गुलाबी को बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है, लेकिन बच्चे उसे कहीं नहीं मिलते। तभी एक जगह, अरे गुलाबी बहन, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? हिरण भाई, मेरी पिंकी और मुन्ना कल रात से घर से गायब हैं। उन्हें ढूंढते ढूंढते मुझे रात से सुबह हो गई है, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखे। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? नहीं गुलाबी बहन, मैंने तो नहीं देखा, पर जिस तरह से तुम कह रही हो बच्चों को ढूंढते हुए तुम्हें बहुत समय हो गया है और वो तुम्हें अभी तक नहीं मिले। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे बच्चे ठीक हो, नहीं तो तुम जानती ही हो ना कि इस जंगल में कितने भयंकर जानवर रहते हैं। भगवान ना करे किसी जानवर ने उन्हें अपना शिकार बना लिया हो। शुभ शुभ बोलो। अरे हिरण भाई, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। उनके पिता को तो मैं खो चुकी हूँ। अब ये बच्चे ही मेरा आखिरी सहारा है। क्या जवाब दूंगी मैं उनके पिता को कि मैं उनके जाने के बाद उनके बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई। गुलाबी फिर भी हार नहीं मानती है और आगे बढ़ती है बच्चों को ढूंढने के लिए। तभी एक जगह उसे पिंकी और मुन्ना, एक अजनबी सांड और उसके छोटे बच्चे दिखते हैं। माँ, तुम हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई? बच्चों को देखकर गुलाबी की जान में जान आ जाती है और दोनों बच्चों को वो गले से लगा लेती है। ओह, शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। तुम दोनों बच्चों ने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? इतनी भी शरारतें अच्छी नहीं होती हैं। जानती हो मैं कितना डर गई थी। सॉरी मम्मी, हमें नहीं पता था कि तुम इतना घबरा जाओगी। मुझे और मुन्ना को नींद नहीं आ रही थी तो हम दोनों खेलने के लिए बाहर निकल गए। हाँ मम्मी, सॉरी,
आज के बाद हम कभी तुम्हें बिना बताए घर से नहीं निकलेंगे और शरारतें भी नहीं करेंगे। हाँ बच्चों, जंगल में बहुत ही खूंखार और भयंकर जानवर रहते हैं, उनसे हमें खतरा हो सकता है, इसलिए माँ को बिना बताए कहीं भी मत जाया करो। अंकल, ये हमारी माँ है, अब हम माँ के साथ घर जाते हैं। बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, आप इन्हें मत डांटिए। बच्चे रात में मुझे बाहर अकेले खेलते मिल गए थे, तो जंगली जानवरों के डर से मैंने उन्हें घर वापस नहीं जाने दिया। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मैं खुद उन्हें घर छोड़ आऊंगा। हाँ बेटा, जरूर, मैं तुम्हारे साथ बच्चों को हर रोज खेलने के लिए भेजूंगी। आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तो मैं इन बच्चों को लेकर इतनी चिंतित रहती हूँ। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब आपका दिल दुखाना नहीं था। वैसे मैं भी आपकी तरह किस्मत का मारा हूँ, मेरी भी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। अब गुलाबी बच्चों के साथ वहाँ से घर जाने लगता है। तभी कालू सांड गुलाबी से कहता है, सुनिए मैडम जी, मैं क्या कह रहा था, हमारे बच्चों को आपस में खेलना और मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपने बच्चों को मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जरूर भेजिएगा। जी जरूर। अब पिंकी मुन्ना हर रोज मोती के साथ खेलने के लिए आते और गुलाबी भी उनके साथ आती। बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलना जुलना खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही गुलाबी और कालू भी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। मनी मन दोनों एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। फिर एक दिन की बात है। गुलाबी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल गए हैं। आपके बच्चों को एक पिता की ज़रूरत है और मेरे मोती को एक माँ की। तो मैं चाह रहा था कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हम दोनों इन बच्चों को माता पिता का प्यार दे सकते हैं। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। हालांकि मैं जानता हूँ कि हम दोनों का बिल्कुल भी मेल नहीं है। आप एक खूबसूरत नस्ल की गाय है, आपके बच्चे भी खूबसूरत है और मैं एक काला बदसूरत सा सांड हूँ। मेरा बच्चा भी मेरे ही ऊपर गया है। यहाँ तक कि हमारी जाति भी एक दूसरे से नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मैं जात पात और रंग रूप में विश्वास नहीं रखता। दो दिलों का मिलना ही काफ़ी होता है। मैं इस बारे में सोचूंगी। गुलाबी घर आती है और बच्चों को सुलाते सुलाते रात भर कालू के बारे में सोचती रहती है। मुझे लगता है कालू जी मेरे बच्चों के सही पिता साबित होंगे और मुझे भी तो अपने जीवन को एक नया मौका देना चाहिए। गुलाबी कालू का प्रस्ताव मंजूर कर लेती है। दोनों आपस में शादी करने वाले होते हैं कि तभी पापा, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। आप ये शादी मत करो। पिंकी मुन्ना और गुलाबी आंटी के साथ मिलने जुलने और खेलने की बात अलग थी, लेकिन आप गुलाबी आंटी के साथ शादी करके इन सबको घर ला रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है। पर क्यों मोती, तुम्हें ये मंजूर क्यों नहीं है? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें एक माँ का प्यार मिले? नहीं, मैं दूसरी माँ नहीं चाहता। मुझे पता है सौतेली माँ सौतेली ही होती है और उसके बच्चे भी सौतेले होते हैं। वैसे भी हमारा कहीं से भी मेल नहीं है। हमारी जाति और रंग रूप बिल्कुल अलग है। देखना पापा, कल ये हमारी शक्ल सूरत से भी घृणा और भेदभाव करेंगे। बेटा, ये खाली एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ तो माँ होती है, वो सौतेली या पराई नहीं होती। और रही जाति या रंग रूप की बात, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक हैं। नहीं आंटी, मैं आपको सिर्फ अपनी आंटी मानता हूँ। मैं आपको कभी माँ कहकर नहीं पुकार सकता। मोती गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। गुलाबी जी, आप चिंता ना करें, वो धीरे धीरे समझ जाएगा। हाँ कालू जी, मोती अभी बहुत छोटा है। गुलाबी ने आते ही घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। गुलाबी और कालू आपस में बहुत खुश थे। साथ ही पिंकी और मुन्ना भी कालू से पिता का प्यार पाकर बहुत खुश रहने लगे थे। लेकिन मोती गुलाबी के साथ साथ अब अपने पिता से भी नाराज रहने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता ने दूसरी माँ लाकर बहुत गलत किया है। वहीं गुलाबी मोती के दिल में जगह बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही थी और अपने बच्चों से पहले मोती का सोचती थी। मोती, इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं पापा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपने बहुत गलत किया है सौतेली माँ लाकर। बेटा मेरी बात सुनो, क्या गुलाबी और बच्चों के आने के बाद तुम्हें कभी भी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हें इस घर में पराया महसूस कराया जा रहा है, या तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रख रहा, या तुम्हें कोई प्यार नहीं कर रहा? देखो, गुलाबी हमेशा तुम्हें अपने बच्चों से पहले देखा करती है, प्यार देती है। बाबा, ये सब एक नाटक है। क्या आपको दिखता नहीं है? वो अलग जाति के हैं, वो कितने सफेद गोरे खूबसूरत है और हम दोनों काले हैं। हमें तो कोई पसंद भी नहीं करता,
फिर क्यों गुलाबी आंटी ने आपसे शादी की? थोड़े दिनों में आपको सब पता चल जाएगा, क्योंकि सौतेली माँ सौतेली ही होती है और उसके बच्चे भी सौतेले होते हैं। मोती की सारी बातें पीछे खड़े गुलाबी और उसके बच्चे सुनते हैं। मम्मी, मोती ऐसे क्यों बदल गया? पहले तो सब अच्छा था, वो हमारे साथ खेलना भी पसंद करता था। अब उसे ऐसा क्या हो गया, वो हमसे दूर हो गया है। हमें सौतेला सौतेला क्यों कहता है? बेटा तुम दोनों रो मत, मोती अभी बहुत छोटा है, उसमें समझ नहीं है। धीरे धीरे वो समझ जाएगा और तुम दोनों के साथ फिर से पहले की तरह भाई बनकर रहने लगेगा। अब मोती का गुस्सा और नफरत गुलाबी और उसके दोनों बच्चों के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन की बात है। मुन्ना, क्या तुम मेरे साथ जंगल के बाहर खेतों में खेलने चलोगे? वहाँ पर बहुत सारी गाजर भी है, खेलते खेलते हम खूब सारी गाजर भी खाएंगे। अरे भाई, क्यों नहीं जाऊंगा? आज तुमने इतने दिनों बाद मुझसे प्यार से बात की है। 1 मिनट, मैं दीदी को भी बुला कर लाता हूँ। अरे नहीं मुन्ना, दीदी को बुलाओगे तो हमें देर हो जाएगी। पिंकी को हम कल ले जाएंगे, अभी तुम मेरे साथ चलो। ठीक है भाई, चलो। जब मोती मुन्ना से प्यार से बात करता है तो मुन्ना खुश हो जाता है और उसके कहने पर चल पड़ता है। लेकिन मोती के मन में तो कुछ और ही था। सौतेली माँ और उसके बच्चों ने तो मेरे घर पर कब्जा ही जमा लिया है। मेरे पापा को भी मुझसे छीन लिया है। इन तीनों का एक एक करके काम ही तमाम कर दूंगा। आज इस मुन्ना को खेलने के बहाने जंगल के बाहर किसानों के खेतों में किसानों ने जो जंगली सुअरों को पकड़ने के लिए गड्ढे खोदे हैं, उन गड्ढों में इस मुन्ना को धकेल दूंगा और ऊपर से मिट्टी डाल के दफन कर दूंगा। मोती मुन्ना को खेत में खेलने के बहाने ले जाकर उसे खड्डे में धकेल कर मार देना चाहता था, लेकिन ठीक हुआ उसका उल्टा। जैसे ही वो खेत पहुंचते हैं, मोती मुन्ना को खड्डे में धक्का देने ही वाला था कि तभी खड्डे के ऊपर मिट्टी चिकनी होने के कारण मोती का ही पैर फिसल जाता है और वो खड्डे में गिर जाता है। खड्डा बहुत गहरा था। मौत के डर से मोती बहुत चिल्लाने लगता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। अरे तुम कैसे गिर गए भाई? तुम घबराना मत, मैं अभी माँ को बुला कर लाता हूँ। मुन्ना फटाफट जाकर अपनी माँ को बुला कर लाता है। बड़ी मुश्किल से गुलाबी मोती को बाहर निकालती है। अपने प्रति सौतेली माँ का प्यार देखकर मोती की सोच एकदम बदल जाती है। वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है और उसी समय वहाँ पर कालू भी आ जाता है। देखा मोती, जिस माँ को तुम सौतेली माँ कहते हो, अपनी बिरादरी से अलग मानते हो, आज उसी सौतेली माँ ने तुम्हारी जान बचाई है। मैं तो बाद में पहुंचा हूँ, देखा ना तुमने? हाँ पापा, आप सही कहते हैं, मैं गलत था। हमेशा अपने मन में ये बात बिठा के रखी कि सौतेली माँ और उसके बच्चे बुरे होते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सौतेली माँ ऐसे भी होती हैं, वो माँ से बढ़कर भी होती हैं। मैं तो मुन्ना को नुकसान पहुँचाने जा रहा था, लेकिन खुद ही उसमें फंस गया और गुलाबी माँ ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया है। माँ, मुझे माफ कर दो। बेटा, तुमने मुझे माँ कहकर पुकारा, आज मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ बेटा, माँ से बच्चे माफी नहीं मांगा करते। बच्चों का तो काम ही है गलतियां करना और माँ का काम है उन्हें माफ करना। आज से मोती गुलाबी को अपनी माँ समझता है। पिंकी और मुन्ना के साथ भी भाई बहन बनकर रहता है। सब मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते हैं। साथ ही तीनों बच्चों को माँ और बाप का एक साथ प्यार मिलता है। माँ, तुम हमसे दूर क्यों चली गई? मुझे और चिंकी को बहुत तुम्हारी याद आती है माँ। हम दोनों बिल्कुल अकेले हो गए हैं। बाबा भी बदल गए हैं, अब पहले जैसे नहीं रहे बाबा। अब दूसरी माँ लाने का सोच रहे हैं। नानी कहती है दूसरी माँ अच्छी नहीं होती है, वो बच्चों को बहुत सताती है, उन्हें खाना और दूध भी नहीं देती, और उसका बस चले तो वो गरम गरम तेल में डालकर उन्हें जिंदा जला देती है। लेकिन भैया, माँ तो माँ होती है ना, माँ बहुत अच्छी होती है। माँ ऐसा कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। पीछे खड़ा राकेश अपने बच्चों की बातें सुनकर बहुत दुखी होता है और इस कश्मकश में फंस जाता है कि वो अपने बच्चों के लिए दूसरी माँ लाए या ना लाए। क्या करूं? एक तरफ मेरे बच्चे हैं जो नहीं चाहते कि मैं उनके लिए दूसरी माँ लाऊं। ना जाने किसने उनके मन में ये वहम डाल दिया है कि दूसरी माँ अच्छी नहीं होती है, और दूसरी तरफ ये भी नहीं देख पा रहा हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह रहे हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अगर मैं बाहर का काम संभालता हूँ तो घर में बच्चों को देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अगर घर में रहकर बच्चों की देखभाल करता हूँ तो बाहर का काम संभालने वाला कोई नहीं है। हे भगवान, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए
कि मुझे बच्चों के लिए दूसरी माँ लानी चाहिए या नहीं। अरे राकेश, आज तुम काम पर इतना लेट क्यों हो गए? अरे सेठ जी, वो घर पर भी बहुत सारा काम रहता है ना। आप तो जानते ही हैं मेरी पत्नी अब नहीं रही, घर का सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है, बच्चों की देखभाल, उनका खाना पीना, सब कुछ। इसलिए बस हर रोज लेट हो जाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा सेठ जी, क्या करूँ? देखो राकेश, मैंने तुम्हें पहले भी सलाह दी थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे तुम घर का देखोगे तो बाहर का काम नहीं संभाल पाओगे, और बाहर का देखोगे तो बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हारा दूसरी शादी करना बहुत जरूरी है। राकेश ने सेठ को पूरी बात बताई कि वो अपने बच्चों की वजह से दूसरी शादी नहीं कर सकता। उसके बच्चे नहीं चाहते हैं कि उनके पिता दूसरी शादी करें। अच्छा, तो ये बात है, तुम इस वजह से दूसरी शादी नहीं कर रहे हो। राकेश, तुम मेरी तरफ से पूरी गारंटी लो, अगर तुम दूसरी शादी करोगे तो तुम्हारी पत्नी एक सच्ची माँ साबित होगी। वो बच्चों को बिल्कुल भी सौतेली माँ जैसी नहीं लगेगी, ठीक अपनी माँ जैसी लगेगी। मेरी एक मुंह बोली बहन है, किस्मत ने उसके साथ भी बहुत मजाक किया है। उसे भी एक जीवन साथी की जरूरत है। वो बहुत अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ साबित होगी। मेरे कहने पर तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। सेठ के मुंह से ये बात सुनकर राकेश को लगा कि शायद भगवान ने उसे रास्ता दिखा दिया कि वो अपने बच्चों के लिए दूसरी माँ ले आए। राकेश सेठ की मुंह बोली बहन रूपा के साथ शादी करके उसे घर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ मोनू और चिंकी को उनकी नानी उनकी नई माँ के खिलाफ भड़काती हुई कहती है, देखा बेटा मोनू, आज तुम्हारे पिता दूसरी शादी करके आ रहे हैं। तुम लोग दूसरी माँ से बच के रहना, मैं कह देती हूँ। हाँ, दरअसल राकेश अपनी पत्नी रीमा, बेटे मोनू और बेटी चिंकी के साथ बहुत खुश था। कुछ समय पहले उसकी पत्नी रीमा की तीसरे बच्चे को जन्म देते समय मृत्यु हो गई थी। तब से राकेश अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित था। उनकी देखरेख करने का नाटक करती हुई उनकी नानी उनके पास रहती थी। वो बच्चों की देखरेख करना तो दूर, उल्टा उन्हें हर रोज उल्टी सीधी बातें कहकर भड़काती थी। देखो तो बच्चों, कौन आया है? तुम्हारी नई माँ आई है। ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, माँ का प्यार देगी, खाना खिलाएगी, दूध पिलाएगी। ये हमारी माँ नहीं है, हमारी एक ही माँ थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये तो बस आप अपने लिए अपनी नई पत्नी लेकर आए हैं, और इसे हम सब कभी अपनाएंगे नहीं, क्योंकि नई माँ अच्छी नहीं होती, बहुत बुरी होती है। चल चिंकी यहाँ से। मोनू और चिंकी वहां से चले जाते हैं। रूपा को बच्चों की बातें सुनकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। वहीं राकेश अपनी नई पत्नी रूपा के सामने शर्मिंदा हो जाता है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? चिंता मत करिए, बच्चों को अभी मेरे साथ घुलने मिलने में समय लगेगा। देखना, थोड़े दिनों में बच्चे मेरे साथ बहुत खुश रहेंगे और मुझे अपनी माँ के रूप में अपना लेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रूपा। मैंने दूसरी शादी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए की है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों का पूरा ख्याल रखो, उन्हें माँ का प्यार दो। मेरे बच्चे अपनी माँ के लिए बहुत तरसे हैं, बस तुम उनकी अच्छी माँ साबित हो। सौतेली माँ के बारे में जैसा सबको भ्रम था, रूपा बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। वो बहुत अच्छी थी और राकेश के बच्चों को अपने बच्चे समझकर प्यार देना चाहती थी। लेकिन बच्चों को उनकी नानी ने ऐसा भड़काया था कि वो उसके पास भी नहीं आ रहे थे। चलो बच्चों, जल्दी से आओ, देखो मैंने तुम लोगों के लिए क्या बनाया है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। बिल्कुल माँ के हाथ के बने खाने की जैसी खुशबू लग रही है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आओ ना चिंकी, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया खीर पूरी बनाई है। आओ जल्दी जल्दी खा लो। देखो बेटा मोनू, चिंकी तुम्हारे पिता की दूसरी पत्नी के पास जा रही है। ये तो है ही चालाक, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में चिंकी को फंसा लेगी। रोको इसे, चिंकी अभी बहुत छोटी है, उसमें समझ नहीं है ना जाने क्या कर बैठेगी ये तुम्हारी बहन के साथ। आप सही कह रही हैं नानी, मैं अभी चिंकी को रोकता हूँ। रुको चिंकी, हमें नहीं खाना ये भोजन। तुम जानती नहीं हो, ये बहुत बुरी है, ये कभी भी हमारी माँ नहीं बन सकती। और तुम हमारी माँ बनने की कोशिश मत करो। हमें नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना। चली जाओ हमारी नजरों से दूर, और दूर रहना मेरी बहन और मुझसे। ठीक है बेटा, तुम्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन खाने का निरादर नहीं करना चाहिए। खाने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तुम खाना खा लो। रूपा वहाँ से चली जाती है, इसी उम्मीद में कि शायद वो एक दिन बच्चों का दिल जीत ले। भैया, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है,
ऐसा लग रहा है जैसे हमारी माँ ने बनाया है, एक बार खाकर तो देखो। चिंकी को खाना खाता हुआ देख मोनू के मुंह में भी पानी आने लगता है और उससे रहा नहीं गया और वो खाना खा ही लेता है। वहीं उनकी नानी दोनों पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि उन्हें ये खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरी तरफ बच्चों को खाना खाता हुआ देख रूपा बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे करके रूपा ने चिंकी का तो दिल जीत लिया था, लेकिन मोनू के दिल में अभी भी वो जगह नहीं बना पाई थी। लेकिन इतना था कि मोनू अब रूपा के हाथ का बना हुआ खाना पसंद करने लगा था और खाना चुपचाप खा लेता था। रूपा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हो। धीरे धीरे करके तुमने चिंकी के दिल में जगह बना ली है और मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन मोनू के दिल में भी अपने लिए जगह बना लोगी। ये आपके ही बच्चे नहीं हैं, अब मेरे भी बच्चे हैं। बस आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं धीरे धीरे करके सब ठीक कर दूंगी। मोनू बेटा, तुम देख नहीं रहे हो, उस डायन ने चिंकी को अपने वश में करके रखा है। चिंकी पूरी तरह से बदल चुकी है, सारा दिन उस डायन के पास रहती है। पहले की तरह अब तुम्हारे और मेरे पास भी नहीं आती है। मोनू की नानी जब मोनू को भड़का रही थी तब रूपा पीछे से खड़ी सुन रही थी। रूपा सब जानती थी कि बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें कभी नहीं आती हैं। उन्हें जरूर कोई भड़काने वाला होता है, तभी ऐसी चीजें बच्चों के दिमाग में आती हैं। वो सब जानती थी कि उन्हें भड़काने वाली उनकी नानी है, लेकिन आज तक रूपा ने मुंह नहीं खोला था। आज पहली बार रूपा से बर्दाश्त नहीं हुआ और आज वो बोल उठी। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? बच्चों को उल्टा सीधा क्यों सिखा रही हैं? आप जानती हैं ना, बच्चे तो मासूम होते हैं। हम उन्हें जैसा सिखाते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं। क्यों आप बच्चों को गलत चीजें सिखाती रहती हैं? राम राम, तौबा तौबा। देखा बेटा मोनू, आज इस डायन की इतनी हिम्मत हो गई कि आज मुझसे जुबान लड़ाने लगी है। कल ये मुझे इस घर से ही निकाल देगी। मेरी अपनी बेटी होती तो ऐसा कभी नहीं करती। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी नानी को ऐसा कहने की? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती, इसलिए मेरी माँ जैसी बनना छोड़ दो। लेकिन बेटा मैं तो... रूपा लाख कोशिश करने के बाद भी मोनू के दिल में जगह नहीं बना पा रही थी, इसलिए वो बहुत उदास होती है। माँ, आप चिंता न करिए, भाई बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। वो तो नानी है जिन्होंने भड़का कर भाई का दिमाग खराब कर दिया है। देखना, एक दिन भाई भी समझ जाएगा कि आप कितनी अच्छी हैं। आप हमारी माँ से कम नहीं हैं। हाँ चिंकी बेटा, तुम सही कह रही हो। फिर एक दिन की बात है, मोनू अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते दूर गांव के बाहर आ जाता है, जहां पर एक कीचड़ का बहुत बड़ा दलदल होता है, जिसमें खेलते खेलते मोनू गिर जाता है। मोनू के सारे दोस्त डर कर वहां से भाग जाते हैं। चिंकी भागती हुई आकर अपनी नानी को इस बारे में बताती है। हे भगवान मोनू, तुम यहाँ कैसे फंस गए? अब तुम्हें यहाँ से कौन बाहर निकालेगा? नानी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं धीरे धीरे इस दलदल में धंसता ही जा रहा हूँ। देखिए ना, कीचड़ मेरी गर्दन तक आ गया है। मैं मर जाऊंगा अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला तो। हाँ नानी, भाई को बाहर निकालो, वो दलदल में डूबता ही जा रहा है। मैं भला कैसे इसे बाहर निकालूंगी? मोनू, तुझे कितनी बार समझाया था इतनी दूर खेलने के लिए मत आया कर। अब फंस गया ना दलदल में। मैं इसको बचाने जाऊंगी तो मैं खुद ही डूब के मर जाऊंगी। ना बाबा ना, ये मेरे बस का नहीं है। नानी, आप ये कैसे कह सकती हैं? आप तो मेरी नानी है ना। चिंकी, लगता है अब मैं मर जाऊंगा। बहन, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। चिंकी ज्यादा देर ना करती हुई भाई को बचाने के लिए दौड़कर अपनी रूपा माँ के पास जाती है और उसे मोनू के बारे में बताती है। रूपा दौड़ती हुई मोनू को बचाने के लिए आती है। मोनू, तुम घबराना मत, तुम्हारी माँ है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जल्दी तुम्हें इस दलदल से बाहर निकाल लूंगी। रूपा जल्दी से एक मजबूत रस्सी लेकर आती है और उसे एक पेड़ से बांध देती है। फिर खुद भी दलदल में उस रस्सी के सहारे जाकर मोनू को बाहर निकालकर बचा लेती है। शुक्र है मोनू बेटा, तुम सही सलामत बाहर वापस आ गए। मुझे तो लगता है बेटा, इस डायन रूपा ने ही कोई जादू टोना किया है, जिस वजह से तुम इस दलदल में फंस गए।
बस कीजिए नानी, बस कीजिए। अब और कितना भड़काएंगे मुझे रूपा माँ के खिलाफ। आपने मेरे कान भर भर कर मुझे हमेशा यही बताया कि सौतेली माँ बुरी होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी सगी नानी होकर भी इतनी बुरी है। आपको अपनी जान की परवाह थी, मेरी नहीं। आपने मुझे उस दलदल में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। वहीं रूपा माँ, जिसे मैं आपकी बातों में आकर हमेशा गलत समझता रहा, उन्हें भला बुरा कहता रहा, आज उसी रूपा माँ ने मुझे अपनी जान की बिना परवाह किए बचाया है। आज के बाद मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। रूपा माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको हमेशा गलत समझता रहा। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी अच्छी हैं। बाबा ने आपको हमारी दूसरी माँ के रूप में घर में लाया था, लेकिन आपने एक सच्ची माँ बन के दिखा दिया। हमेशा सौतेली माँ बुरी नहीं होती है, सौतेली माँ अच्छी भी होती है। आप बहुत अच्छी हैं माँ। मोनू बेटा, मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम दोनों बच्चे मुझे अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लो। मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें हमेशा एक माँ बनकर प्यार देना चाहती हूँ बेटा। मेरे बच्चे मेरे गले लग जाओ। भगवान, मुझे इस बात का बहुत डर था कि कहीं दूसरी शादी करने का फैसला मेरा गलत साबित ना हो जाए। कहीं बच्चों की बात सच ना निकले कि सौतेली माँ बुरी होती है। लेकिन आज मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरा फैसला गलत नहीं था। बच्चों को उनकी माँ मिल गई और रूपा को बच्चे। मैं तो इनकी खुशी में ही खुश हूँ, और मुझे चाहिए क्या भला। खुश होकर मोनू अपनी रूपा माँ के गले लग जाता है। दोनों बच्चे अपनी माँ को पाकर बहुत खुश थे। वहीं सुरेश बच्चों को रूपा के साथ खुश देखकर उनकी खुशी में बहुत खुश था। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।